दोस्तों आज जो कमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है कुर्कवांड और मौत का बादशाह। ये इसका चौथा पार्ट है। इसके पहले 3 पार्ट हो रहे हैं और पहले पार्ट का नाम है कुर्कवांड और कांपती धरती के लोग। तो वहां पर आप जाके तीनों पार्ट पढ़ लेना। वे कॉमिक्स से आपको मिल लेंगी मेरे चैनल के प्ले लिस्ट में कुर्कवांड के फोल्डर के अंदर। तो यहाँ पर ये तीनों पार्टों की स्टोरी दे रखी है जिसे मैं स्किप कर रहा हूँ ताकि ज्यादा लंबी ना बने। और ये यहाँ तक हमने पढ़ा था कुर्कवांड और कांपती धरती के लोग, कुर्कवांड और सोने का सिक्का, कुर्कवांड और राम नाम सत्य में। तो अब आगे पढ़ते हैं। आपने पढ़ दी होगी इसलिए दोबारा पढ़ने का कोई फायदा ही नहीं है। सुपर कार धीरे धीरे नदी के तल की ओर अग्रसर हो रही थी। मिस्टर ओल्डो, तुम चुप क्यों हो? कार को बचाने की कोशिश क्यों नहीं करते? मेरे भीतर पानी घुस गया मास्टर, इसलिए मैं मजबूर हूँ। बचाव का कोई उपाय नहीं कर सकता। गड़प गड़प, ओ अब शायद हमारी मौत निश्चित है। गड़प गड़प, घबराओ नहीं मोटू, सेफ्टी बेल्ट खोलो और गाड़ी से बाहर निकलने की कोशिश करो। लेकिन इससे पहले कि अपने बचाव के लिए कोई चेष्टा कर पाते, कुछ गोताखोरों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। अरे अब यह कौन सी मुसीबत टपक पड़ी? जल्दी से इन्हें बेहोश कर दो। हम तो वैसे ही मर रहे हैं भाई, अब तुम हमें और मुसीबत में डालने के लिए क्यों कहां से टपक पड़े? लेकिन खट खट आ उफ कु कुर्बान मोटू और मनमोहन जी के बेहोश होते उन्होंने झटपट उनके चेहरे पर गैस मास्क चढ़ा दिए। शाबाश, अब इन्हें मोटर बोट पर ले चलो। जी श्रीमान। और सावर, तुम इनकी कार को जंजीर से मोटर बोट से बांधने में मेरी मदद करो। जी श्रीमान। फिर सिगरी व काफिला वहां से एक तरफ रवाना हो गया। लगभग आधे घंटे के सफर के पश्चात मोटर बोट नदी के एक वीरान किनारे पर उभरी। चलो जल्दी से कैदी को उनमें से एक हेलीकॉप्टर के भीतर पहुंचाओ, हरी अप। और सर, इनकी कार इसे दूसरे हेलीकॉप्टर वाले स्वयं ले जाएंगे, तुम लोग अपना काम करो। उनको थका खारों ने कुर्कवांड, मोटू और मनोज जी को बोट से उठा और कंधों पर लाद कर एक हेलीकॉप्टर के भीतर पहुंचा दिया। फिर सिगरी वह हेलीकॉप्टर एक दिशा में उड़ान भर गया। तब दूसरा हेलीकॉप्टर उड़ान भरता हुआ बोट के ठीक नीचे ऊपर पहुंचा और नीचे खड़े लोगों ने सुपर कार को उससे बांध दिया। और अगले पल, हम जा रहे हैं, ओके जाओ। फिर वह हेलीकॉप्टर भी कार को लेकर उस दिशा में बढ़ चला जिस दिशा में पहला हेलीकॉप्टर गया था। लगभग 1 घंटे की उड़ान के पश्चात दोनों हेलीकॉप्टर एक घाटी के ऊपर पहुंचे। पायलट, नीचे सिग्नल दो ताकि हम सुरक्षित नीचे उतर सकें। ओके सर। जब उस घाटी में एक छोटा सा किंतु सुंदर नगर बसा हुआ था जिसका कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। दोनों हेलीकॉप्टर उसी नगर में एक स्थान पर बने मजबूत और आधुनिक किस्म के हेलीपैड पर उतर गए। उनके उतरते बहुत से गोरे सशस्त्र सैनिकों ने उन्हें अपने घेरे में ले लिया। मेरे हेलीकॉप्टर में 2 कैदी और उनका एक कुत्ता, तीनों को हेडक्वार्टर में पहुंचा दो। यस सर। और सुनो, इस सुपरकार को सर्विस स्टेशन पहुंचा दो ताकि हमारे इंजीनियर व टेक्नीशियन इसके पुर्जे अलग करके उसकी मशीनरी के बारे में पूरी जानकारी हासिल कर सके। राइट सर। और फिर आदेशानुसार कुर्बान मोटू आदि को हेडक्वार्टर में पहुंचा दिया गया तथा सुपरकार को सर्विस स्टेशन में जहां मैकेनिक और इंजीनियरों ने उसे कई समय विभक्त कर दिया। हा भैया, सुपरकार अपने मास्टर की कोई मदद नहीं कर पाएगी। हा खटा। उधर जब हेडक्वार्टर में कुर्बान को आई, यह मैं कौन सी दुनिया में आ गया? सिगरी कुर्बान को सब कुछ ध्यान आ गया। ओह, उन रहस्यमय गोताखोरों ने मैं बेहोश कर दिया था। लेकिन मोटू और मनमोजी भी तो मेरे साथ थे, वे कहाँ गए? आओ, ओ ये रहे। मोटू, अबे मोटू के बच्चे, होश में आ देख, हम किस चूहेदानी में आ फंसे हैं। मैं कहा हूं, जहन्नुम में। आई तो क्या मैं मर गया? अबे मूर्ख, अगर अभी नहीं मरा तो जल्दी ही मर जाएगा, क्योंकि इस समय हम अज्ञात दुश्मनों की कैद में है। ओ बांड भैया, तुम भी हो। फिर मनमोहन जी भी होश में आकर उनके पास आकर बैठ गया। बांड भैया, क्या तुम्हें मालूम है कि इस समय हम कहाँ हैं? अब अगर यही मालूम होता तो अब तक मैं इस कैद खाने से फरार न हो चुका होता। वैसे मेरा विचार कि हम इस समय कांपती धरती पर ही कहीं है। मोटू चारों ओर देखता हुआ बोला, बंड भैया, अब हम यहाँ से निकलेंगे कैसे? यहाँ न तो कोई खिड़की न रोशनदान, यही तो परेशानी है। मुझे तो यह भी मालूम नहीं पड़ रहा कि इस समय रात है दिन। कम घड़ी भी बंद हो चुकी है। तभी बो शायद कोई आ रहा है, सावधान हो जाओ। यदि मौका मिला तो हमें निकल भागने की कोशिश करनी है, समझ गए? हाँ। सिगरी दरवाजा खोला, चलो हमारे साथ, लेकिन खबरदार कोई शरारत करने की कोशिश मत करना, वरना वो वक्त से पहले मार दिए जाओगे। अबे यार, धमकी मत दे, मौत के मुंह में तो हम
वैसे ही खड़े हैं। ओह बेटा, घर को इनका, यह सबसे बुरा हुआ। हाँ हाँ, अब तुम्हारी सुपर कार भी तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाएगी। बड़े भाई, कम से कम यह तो और बता दो कि हाँ, तुम हमें कहाँ लिए जा रहे हो? अपने कमांडर के पास। तभी बॉन्ड का ध्यान आसपास से गुजरते स्त्री पुरुषों की ओर गया। ओह, शायद ये छोटे छोटे बोने इसी देश के नागरिक हैं और काफी भयभीत से लग रहे हैं। क्यों भाई, क्या ये काले छोटे छोटे लोग इसी देश के वासी हैं? हाँ, लेकिन अब ये हमारे गुलाम है और निर्देशानुसार ही अपनी जिंदगी बिताते हैं, और इनका राजा वह इस समय हमारी कैद में है। सुनो जासूस छोकरे, अब जो कुछ पूछना है कमांडर से पूछना। मुझसे अब एक भी प्रश्न किया तो मैं तुम्हें इसी समय गोली मार दूंगा। तभी कुरपान ने कुछ एहसास कर उछल पड़ा। अरे क्या हुआ? यह धरती में कंपन कैसा हो रहा है? इस घाटी के चारों ओर कई ज्वालामुखी पर्वत हैं, जिनके मध्य अक्सर विस्फोट होते रहते हैं। उन्हीं विस्फोटों से यहाँ की धरती हमेशा कांपती रहती है, परंतु ऊपर से वे ज्वालामुखी पर्वत वर्षों से शांत है। यही कारण है कि यह घाटी अभी तक सुरक्षित है। ओ, अब समझा कि इस देश का नाम कांपती धरती क्यों पड़ा। सैनिक बॉन्ड आदि को लेकर एक इमारत के भीतर प्रविष्ट हुआ और जल्द ही उन्हें कमांडर बेफोर्ड के सामने पेश किया गया। आहा, कांपती धरती पर कमांडर बेफोर्ड तुम लोगों का स्वागत करता है दोस्तों। हम तो यही कमांडर बेफोर्ड है। प्यारे टकलू, क्या मैं जान सकता हूँ कि तुमने हमें पकड़ने अथवा जान से मार डालने में इतनी उतावली क्यों दिखाई? इसलिए कि यहाँ का राज तुम तक पहुंच चुका था और मैं चाहता था कि यह बात तुमसे किसी और तक पहुंचे, और लोग इस देश के विषय में उत्सुकता लेने के कारण यहाँ पहुंचकर हमारे कार्य में रुकावट डाले। क्या मैं जानने की दृष्टता कर सकता हूँ कि आप लोग कांपती धरती यानी बोनों की नगरी में क्या कर रहे हैं? मैं जानता हूँ कि तुम्हें यह बात मालूम हो चुकी है, फिर भी बताई देता हूँ। यहाँ सोना पत्थरों की तरह बिखरा पड़ा है, बस उसे बटोर रहे हैं। बस एक प्रश्न और पूछ सकते हो? हम तुम्हें मारने से पहले तुम्हारी तमाम अभिलाषा पूरी कर देना चाहते हैं। बस कमांडर, इतना और बता दीजिए कि आप ये सोने के अंडे अपने लिए छील रहे हैं या अपने देश के लिए? हा 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 हा। मैं समझ गया चालाक छोकरे कि इस प्रश्न के पीछे तुम्हारा क्या अभिप्राय छिपा हुआ है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। सुनो, यह काम मैं सिर्फ अपने लिए कर रहा हूँ। मैं अपने देश की सेना का एक भगोड़ा अपराधी हूँ। देशद्रोह के अपराध में मेरा कोर्ट मार्शल हो चुका था और मुझे फांसी की सजा दी जानी थी, लेकिन मृत्युदंड से एक दिन पहले मैं कैद खाने से भाग निकला, बचकर न जाने पाए। शूट हिम, दाएं दाएं। संयोग से मैं बचता बचता ही उस स्थान पर पहुंच गया जहां एक सैनिक विमान खड़ा था। वह बन गया काम। मैं वह विमान लेकर भाग निकला और कैद खाने के रक्षक व अधिकारी एक दूसरे का मुंह देखते रह गए। मैं लगातार 8 घंटे तक उड़ान भरता रहा। जब विमान का पेट्रोल समाप्त हुआ तो मैं ठीक इस घाटी के ऊपर था। मजबूरन मुझे विमान को इसी घाटी में उतारना पड़ा, लेकिन जिस स्थान पर मैंने विमान उतारा वहां सोना ही सोना ईट पत्थरों की तरह पड़ा देख मैं भौचका सा रह गया। ओ माय गॉड, गोल्ड! और जब मैंने उस घाटी के बारे में खोजबीन की तो वहां एक पूरा नगर बसा हुआ था। यहाँ के छोटे छोटे लोग बहुत ही नम्र, शांति प्रिय और दयालु थे। वे मुझे अपने राजा प्रोफेसर जेएक्स के पास ले गए, जो कि एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक होते हुए भी बड़ा नरम हृदय व मिलनसार व्यक्ति था। कुछ ही दिनों में मैंने उससे प्रगाढ़ मित्रता कर ली और उसकी प्रयोगशाला में उसके साथ जाकर उसके नए नए प्रयोगों में उसका हाथ बटाने लगा। फिर मैंने एक भयानक योजना तैयार की। प्रोफेसर जेएक्स की मदद से मैं अपने देश के अन्य मुजरिमों को लालच देकर यहाँ बुलाता रहा, जबकि प्रोफेसर मेरी योजना से पूर्णतः नावाकिफ था। और जिस दिन मैंने देखा कि मैंने अपने आदमियों की एक अच्छी खासी फौज एकत्रित कर ली है, मैं अपनी मनमानी पर उतर आया और यहाँ के लोगों से गुलामों की तरह सोने के पाट कटवाकर सोना एकत्रित करने लगा। जो कभी मेरा हुक्म मानने से इनकार करता, मैं उसे बेरहमी से मौत के घाट उतरवा देता। इस तरह मैं यहाँ के वासियों के लिए मौत का बादशाह बन बैठा। हे हा हा, भून डालो मेरे इन नन्हे दुश्मनों को। नहीं नहीं, हमें क्षमा कर दो मौत के बादशाह, हम तुम्हारा हर काम मानेंगे। लेकिन रहम करना तो मैंने सीखा ही नहीं था। हा हा, दाएं दाएं, बहुत जालिम। पहले तो प्रोफेसर व्यवस्था से अपनी प्रजा पर मेरा जुल्म सितम देखता रहा, लेकिन फिर वह भी मुझसे विद्रोह पर उतारू हो गया। तुम्हें मेरा देश छोड़कर जाना ही होगा कमांडर। अब मैं तुम्हारा अत्याचार और नहीं देख सकता। खामोश चूहे के बच्चे, साथ ले जाओ इसे और कैद खाने में डाल दो। फिलहाल इसे मारना ठीक नहीं होगा, क्योंकि एक महान वैज्ञानिक है और इसे चमत्कारी आविष्कार भविष्य में हमारे बड़े काम आएंगे।
इस तरह प्रोफेसर को कैद खाने में डाल मैंने पूरे देश पर अपना कब्जा कर लिया। लेकिन कुछ साल बाद मुझे मालूम हुआ कि प्रोफेसर अपना एक आदमी हिंदुस्तान में तुम्हारे पास मदद मांगने के लिए भेज चुका है। मैंने तुरंत अपने आदमी को सतर्क कर दिया और बस उस प्यारे टकलू आगे कहानी तुम नहीं बल्कि मेरा चेला मनमोजी तुम्हें बताएगा। चलो प्यारे चेले आगे कहानी सुना दो अपने कमांडर साहब को। गुर्र तुर्कवान के कहने भर की देर थी। मनमोजी ने हवा में एक ऊंची और लंबी छलांग लगाई। गुर्र और इससे पहले ही कोई कुछ समझ पाता हाई मर गया भो भो। सबका ध्यान उस तरफ बढ़ते ही धड़ाक कड़ाक उफ। मोटू भाई तुम भी शुरू कर दो लड़ाई। अभी लो बॉन्ड भैया बॉम्ब। अरे कोई इसे मार गोली मारो। तुर्कवान ने एक क्षण में ही वहां का माहौल बदल दिया था। डिशुम हाय मर गया धड़ाक उफ। लेकिन यह लड़ाई ज्यादा देर तक नहीं चली और कमांडर के आदमियों ने सिगरी बॉन्ड मोटू और मनमोजी को अपनी गनों की आड़ में ले लिया। उल्लू के पठे तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे कुत्ते से कटवाओगे। मेरा विचार पहले तो यह था कि तुम्हें जिंदा रखकर तुमसे भी सोना निकलवाऊंगा, लेकिन अब नहीं। अब मैं तुम्हें ऐसी मौत मारूंगा कि तुम्हारी रूह अगला जन्म लेते हुए भी कांपेगी। सैनिक को ले जाओ इन्हें और प्रोफेसर के साथ ही कैद कर दो ताकि मरने से पहले यह प्रोफेसर से भी आखिरी बार गले मिल ले। कल हम मौत के बाद मैदान में शाही जश्न मनाएंगे और उसी जश्न में इन तीनों को अपने भूखे टाइगर के हवाले कर देंगे ताकि वह भी शानदार दावत उड़ा सके। टाइगर भी पाल रखा है इसने। जाओ ले जाओ इन्हें मेरी नजरों के सामने से। जल्दी कुर्बान मोटू मनमोजी को प्रोफेसर जे एक्स वाले कैद खाने में डाल दिया गया। ओ कौन? ओ प्रोफेसर अंकल जे एक्स। तुम कौन हो भाई? मैं कुर्बान प्रोफेसर अंकल। आहा तुम। कुर्बान का परिचय जानकर प्रोफेसर का चेहरा एक क्षण को प्रसन्नता से खिला, लेकिन दूसरे क्षण फिर मुड़ जा गया। लेकिन इस दशा में लंबी कहानी प्रोफेसर अंकल। फिर कुर्बान ने प्रोफेसर को शुरू से लेकर अंत तक की सारी बात बता दी। सब कुछ सुनकर मुझे दुख है कुर्बान की मेरे कारण तुम भी मुसीबत में फंस गए। आप चिंता न करें प्रोफेसर अंकल, जो होना था वह हो गया और जो आगे होगा उससे निपटने की कोशिश करेंगे। फिर उनके मध्य मौत का सा सन्नाटा व्याप्त हो गया। अगले दिन सुबह के लगभग 10 बजे कुर्बान मोटू और मनमोजी को सलाखों से घिरे एक मैदान में ले जाया गया, जिसके चारों तरफ गोरे मुजरिम बैठे थे और उन्हीं के मध्य कमांडर बेफोर्ट भी सिंहासन पर बैठा था। हा हा हा। तभी टाइगर को छोड़ा जाए। अरे बाप रे। तुरंत एक व्यक्ति ने पिंजरे में बंद खूंखार चीते को आजाद कर दिया। हाय अब हमें कोई नहीं बचा सकेगा। गुर गुर बॉन्ड भैया बचाओ। वे मोटू के बच्चे परे हटे वरना वह हम दोनों को एक साथ चीर फाड़ कर रख देगा। कू कू मनमोजी डर गया। गुर गुर मेरे हटने से क्या हो बॉन्ड भैया? वैसे भी तो वह हमें फाड़ कर खा जाएगा। जरूर खा जाएगा, लेकिन पहले वह तुझे ही खाएगा। आखिर भगवान की दया से तू मोटा ताजा जो है। अरे बाप रे। तभी चीते ने कुर्बान पर छलांग लगाई। गुर गुर बचाओ। हा हा हा। उधर वर्कशॉप में मिस्टर ओडोल ने अपनी पानी सूख जाने की स्थिति के बाद उसकी स्थिति थोड़ी ठीक होगी। ओ मास्टर के प्राण खतरे में, मुझे तो उनकी मदद के लिए पहुंचना होगा वरना अगले पल। व्हील नंबर 1 2 3 एंड 4 क्या मेरी आवाज तुम तक पहुंच रही है? यस मिस्टर होल्डोल। गुड अटेंशन बैक बॉडी बैड बॉडी। क्या तुम तक मेरी आवाज पहुंच रही है? यस मिस्टर होल्डोल। क्या आदेश है? मैं तुरंत अपने मास्टर की मदद के लिए पहुंचना है, अतः तुम सब एक्शन में आ जाओ। जो भी हमारा मार्ग रोकने की कोशिश करे उसे मार्ग से हटा दो। ओके मिस्टर होल्डोल। अगले पर खट 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 जुड़ गई। बड़ा ही फिल्मी सीन है। सुपरकार के अलग अलग हुए हिस्सों को एकाकी हरकत में आते देख वहां पर दे रहे सैनिक चकित तो उठे हैं। अरे बाप रे, भागो ठक ठक फट फटा। अरे मूर्खो भागते कहो, यह गाड़ी के पार्ट से कोई भूत प्रेत नहीं। फायर करके बेकार कर दो इन्हें। ठक ठक फट फट फटा। गाड़ी असेंबल हो रही है और सैनिकों को होश आया और दाएं दांत फट फट टटाक ठक ठक। तभी होल्डोल ने आदेश दिया अटैक। होल्डोल का आदेश मिलते खटाक फटाक। हाय मर गया। ऑफ कड़ाक आई श्राक। हाय मेरी माँ। विषम आई बचाओ। शीघ्र मार्ग साफ है, जल्दी करो और मुझसे जुड़ जाओ। यस मिस्टर होल्डोल। और पलक झपकते सुपरकार अपने आप में पूर्ण खड़ी थी। अब चिंता की कोई बात नहीं, आगे आने वाले खतरे से मैं खुद निपट लूंगा। फिर सुपरकार हवा में तैरती हुई वर्कशॉप से बाहर निकलने वाले मार्ग पर पड़ी। मार्ग में कई स्थानों पर सुरक्षा कर्मियों ने उसे रोकना चाहा। फायर धाए टर टर।
लेकिन सुपरकार संचालित करने वाले रोबोट कंप्यूटर मिस्टर ओल्डोल ने भयंकर फायरिंग करके वह रॉकेट छोड़ के सबको नष्ट व तबाह कर दिया। तर तर उफ आ शू शू धड़ाम धड़ाम उड़ा दिया पूरा अड्डा निकल। फिर उधर मैदान बोल भैया वो परंतु इससे पहले चीता कुरुकबांड के ऊपर गिरकर उसे दबोच पाता। आकाश से अचानक हो जाने वाली एक जंजीर अकस्मात ही आने वाली एक जंजीर में लगे हुक ने उसे जकड़ लिया और एक तरफ की ओर ऊपर की तरफ उठा दिया। गुर्र है, अरे आह ओह, सबकी निगाह ऊपर उठी। आह सुपर कार उड़ रहे कुकू, अरे यह सुपर कार अपने आप ठीक हो रही है, कैसे पहुंच गई? अरे नमकर रामो खड़े खड़े क्या देख रहे हो, गोलीबारी करके कार को नष्ट कर दो। तभी कार से निकली दूसरी जंजीर ने उसे भी जकड़ कर ऊपर उठा दिया। आई बचाओ। इसी के साथ सुपर कार से ने भयानक बमबारी आरंभ हो गई। धड़म भड़ाम उफ आह, मोटर मैदान से बाहर भागो वरना हम भी बमबारी के चपेट में आ जाएंगे। धड़ाम धूम आई आह। ये काफी फिल्मी स्टाइल में एंड कर रहे हैं फिल्म कॉमिक्स का। पलक झपकते वहां चारों तरफ आग दिखाई देने लगी। एक भी उस भयानक बमबारी से जिंदा नहीं बच पाया और मिस्टर ओल्डोल ने चीते के साथ कमांडर को भी जंजीर से मुक्त कर दिया। आई बचाओ गुर्र गड़ा। नीचे धधकती आग की लपटों ने उन दोनों को भी ले लिया। सुपरकार चैन से धरती पर उतरी। बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर ओल्डोल, आज मुझे वास्तव में अपने दिमाग पर गर्व हो रहा है। लेकिन मास्टर यह सारा महान काम तो मैंने आपके नए दिमाग से अंजाम दिया है। अरे भाई तुम्हें बनाने वाला भी तो आखिर में ही हूँ। हाँ आप वास्तव में महान इंसान है मास्टर। उसके बाद कुरुकबांड ने सबसे पहले प्रोफेसर जैक्स को कैद से मुक्त कराया और जानबूझकर प्रोफेसर ने उसे बावलील होकर हृदय से लगा लिया। मैं तुम्हें कभी नहीं भूल पाऊंगा मिस्टर कुरुकबांड, तुमने मुझ पर और मेरे देशवासियों पर बड़ा एहसान किया है। अब आपको क्या पता प्रोफेसर अंकल, यह एहसान आप पर मैं नहीं बल्कि मिस्टर ओल्डोल ने किया है। और आप पर ही क्या, उसने मेरी मोटू और मनोज की जान बचाकर हम पर भी एहसान किया है। फिर कुरुकबांड की मदद से प्रोफेसर ने तमाम गोरे अपराधियों को मौत के घाट उतार दिया। अब जब वहां के लोगों को यह पता चला कि तमाम गोरे लोग मारे गए हैं और वे उनकी गुलामी से आजाद हो चुके हैं तो वे खुशी से झूम उठे। और जब कई दिनों तक कुरुकबांड, मोटू और मनोज जी ने प्रोफेसर जैक से मेहमानी करने के बाद अपने देश की ओर प्रस्थान किया तो कांपती धरती के लोग के तमाम वासियों की आंखों में आंसू छलछला आए। मैं और मेरे देशवासी तुम्हें कभी नहीं भुला पाएंगे महान नेक दिल व बहादुर हिंदुस्तानियों। दोस्तों ये मैंने इसके लास्ट के दोनों पार्ट लगातार पढ़े हैं और आपको पता आधे घंटे के बाद मेरी जुबान थोड़ी अकलाने लगती है स्ट्रोक की बीमारी के कारण, तो आप थोड़ा एडजस्ट कर लेना। और अगर आपको कॉमिक्स अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब मैं 1 घंटे आराम करके उसके बाद दूसरी कॉमिक्स पढ़ूंगा। तो मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।